गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। जैसा कि हम जानते हैं कि सारी स्टडी वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज़ में नहीं होती, फॉरेस्ट में नहीं होती, बल्कि कैजुअल ऑब्जर्वेशन जो है वो पेट और डोमेस्टिक या फेमिलियर एनिमल्स जो है उन पे भी होती है, और वो भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है एनिमल बिहेवियर की इंफॉर्मेशन में। इसलिए हम कह सकते हैं इथोलॉजी बिगिंस फ्रॉम होम। और हम जानते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो पीपल जो हैं वो एनिमल को वॉच करते हैं। और जैसे कि हमने पहले वाले में देखा था कि कार्ल वॉन फ्रिश, निको टिनबर्जन एंड कोनार्ड लॉरेंस ने अपनी पूरी लाइफ एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी करने में लगा दी, उनके नेचुरल हैबिटाट्स में। अगर हम देखें तो नेचुरल हैबिटाट में इस तरह के स्टडी करते हैं जिसमें कि आप उन्हीं के नेचुरल हैबिटाट में बैठ के या उनके साथ रह के ऑब्जर्वेशन करते हैं। खाली ये जो मैंने 3 नाम लिए यही नहीं, बाकी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी लाइफ एनिमल बिहेवियर को स्टडी करने में लगा दी उनके नेचुरल हैबिटाट्स में। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये जेन गुडल है। ये जो साइंटिस्ट थी इन्होंने चिंपैंजी में बहुत सारा वर्क किया और अपने साल के 40 साल इन्होंने तंजानिया में गोम्बे नेशनल पार्क में स्टडी करने में लगा दिए। ये नेचुरल हैबिटेट में है, इसमें सिर्फ एक एनिमल नहीं बाकी सब एनिमल जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखते हैं। इसके अलावा ऐसे जिन्होंने पूरी अपनी लाइफ एनिमल बिहेवियर को पढ़ाने में लगा दी, उसमें सबसे ऊपर नाम जो आता है वो डियान फोसी का आता है। ये एक अमेरिकन इथोलॉजिस्ट थी जिन्होंने अफ्रीका में गोरिल्ला जो है उसके अध्ययन में लगा दी, और ये इतनी इन्वॉल्व हो गई थी गोरिल्ला स्टडी में कि खुद को ये गोरिल्ला ग्रुप का एक पार्ट समझती थी, और सेम ही गोरिल्ला जो थे वो भी इसको अपने ग्रुप का पार्ट समझते थे। और इसके इतने कंसर्न से वहाँ के पोचर ने इनको 1985 में गोली मार दी। और जीबी स्कलर थे जिन्होंने हिमालयन टाइगर्स पे बहुत काम किया। इरविन डिवोर थे जिन्होंने बैबून पे काम किया। और जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये हैं सालिम अली, इन्होंने बर्ड्स पे बहुत सारा काम किया और वेल नोन ऑर्निथोलॉजिस्ट है। और ये जो फोटोग्राफ है ये अपने केवलादेव बर्ड सेंचुरी की है जहाँ पे इन्होंने काफ़ी समय बिताया। अब क्वेश्चन ये आता है कि खाली जो है हम नेचुरल हैबिटाट में ही सब चीज़ नहीं देख सकते, क्योंकि एक तो वहाँ पे खाली एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। दूसरा कि कोई बिहेवियर में तो इंटरेस्टेड होता है लेकिन सबको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। और तीसरा ये बात है कि क्विक एंड रिलायबल मेथड के लिए बहुत सारे हमें मेथड डेवलप किए, फॉर्मुलेटेड किए बाय डिफरेंट वर्कर्स ने, तो हम उसको लेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग डाटा कलेक्शन ऑन बिहेवियर हमें एम, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट के बारे में बहुत कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि स्टडी ऑफ बिहेवियर जो है वो
बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता है कि बॉडी फिजियोलॉजी से लेकर कि हम सिर्फ इंडिविजुअल का देखना चाहते हैं या उस ग्रुप का देखना चाहते हैं या उस स्पेसिस का देखना चाहते हैं या उस पॉपुलेशन का देखना चाहते हैं या उस कम्युनिटी का देखना चाहते हैं। तो हम पहले बहुत क्लियर होने चाहिए कि हमारा एम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है और हमारा सब्जेक्ट कौन है। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू डिसाइड द बिहेवियरल प्रोसेस ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, a study may be carried out to know how an animal obtains food and water and which food does it select. And another study may be focused on how females wean their young ones in monkey and apes and how adult male take possession of harm and decide dominance hierarchy in a deer group. One may be interested in knowing how to animals budget their time daily, monthly, seasonally and yearly. और जब हम किसी भी एनिमल बिहेवियर को हम छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ देते हैं तो हमारे लिए ऑब्जर्वेशन बहुत इजी हो जाती है और हमारी स्टडी भी सिस्टमेटिक और साइंटिफिक हो जाती है। अदरवाइज इथोलॉजी इज ए लिमिटलेस डिसिप्लिन। और चूंकि साइकोलॉजी और इथोलॉजी है वो दोनों ही बिहेवियर से रिलेट करती हैं, तो हम लोगों को पता होना चाहिए दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है। साइकोलॉजी है वो मेनली लेबोरेटरी में की जाती है और जो उसके एनिमल्स होते हैं वो रैट, कैट, डॉग या चिंपैंजी होते हैं। साइकोलॉजी में सर्जिकल प्रोसीजर भी इंक्लूड होता है, इलेक्ट्रिक करंट भी लगाते हैं, केमिकल्स भी यूज़ करते हैं। जबकि हम इथोलॉजी की बात करते हैं जो नेचुरल हैबिटेट में होते हैं उन सब में ये चीज़ नहीं होती। लेकिन ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि नेचुरल हैबिटेट में। अगर हम मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर की बात करते हैं तो नेचुरली हमारी दो अप्रोच रहती है। एक तो लेबोरेटरी में, जब हम लेबोरेटरी की बात करते हैं तो उसमें न्यूरो एनाटॉमिकल है, न्यूरो फिजियोलॉजिकल है और न्यूरो केमिकल है। अभी हम इन तीनों को डिटेल में लेंगे। ये हमारे मेथड ऑफ स्टडिंग है इन लैब। और जब नेचुरल हैबिटेट की बात करते हैं कि हम वाइल्ड में उसको स्टडी करेंगे तो हम इन मेथड्स को फॉलो करेंगे। एड लिबिटम, फोकल एनिमल सैम्पलिंग टेक्निक, स्कैन सैम्पलिंग टेक्निक, ऑल अक्यूरेंस और 1-0। अगर हम स्टडीज़ इन लेबोरेटरी बात करते हैं तो जो न्यूरो एनाटॉमिकल मेथड है इसी को हम लेजर और एब्लेशन मेथड भी कहते हैं। ये सबसे पुराना और सबसे क्रूड मेथड है। इसके अंदर एनिमल के ब्रेन में और बिहेवियर में हम कोरिलेशन देखते हैं। और इस कोरिलेशन में देखने का तरीका यह है कि हम ब्रेन के उस पार्ट को हम या तो लेजन से कट कर देते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये बहुत ही, और उसके बाद जो ब्रेन का पोर्शन कट गया है उसने बिहेवियर पे कैसे अफेक्ट किया है उसको चेक करते हैं। और इसी मेथड को हम न्यूरो एनाटॉमिकल मेथड कहते हैं और ये बहुत ही क्रूड मेथड भी है। इससे कई साइंटिस्ट ने डिफरेंट साइंटिस्ट ने, आप पिक्चर में देखेंगे तो इस तरह से ब्रेन का सर्जरी करते हैं और एक पोर्शन, ब्रेन के एक पोर्शन को कट करते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उसके बाद जब बिहेवियर चेक करते हैं तो जो पोर्शन हमने कट किया वो हमें मालूम है और उससे कौन सा फंक्शन ख़त्म हो गया या कौन सा बिहेवियर बंद हो गया उसको हम जब चेक करके एक एटलस बनाते हैं, एक मैप बनाते हैं। आप देख सकते हैं ये मैप है इस मेथड को यूज़ करते हुए, और इस मेथड को हम कहते हैं स्टीरियोटैक्सिक एटलस। अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो ब्रोका जो
एक डॉक्टर थे, मेडिकल डॉक्टर थे, और 1861 में उन्होंने देखा कि एक पेशेंट आया जिसकी हेड इंजरी थी और उसकी आवाज़ या स्पीच जो थी वो डिफेक्टिव थी। उसको बड़ा अजीब सा लगा और उसने देखा कि जो वार इंजर्ड थे, मतलब युद्ध के अंदर जो इंजर्ड हो गए थे, तो उनमें बहुत सारे पेशेंट में ये प्रॉब्लम थी। और उन्होंने चेक किया और जब उनकी डेथ हो जाती थी तो उन्होंने देखा, पोस्टमार्टम में देखा कि सभी का, आप ये देख रहे हैं ना पर्पल कलर, सभी का ये जो पोर्शन था कोर्टेक्स का ये डिफेक्टिव था। इस वजह से उनके आवाज़ में जो थी वो डिफेक्टिव थी। सेम वर्क जो है वर्निक डॉक्टर थे, उन्होंने भी चेक किया, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो पिंक कलर है, उस पिंक कलर को ऊपर लिखा हुआ वर्निक्स एरिया। तो उन्होंने देखा कि इस एरिया में अगर किसी तरह से भी कट या इंजरी होती है तो भी उसे बोलने में डिफ़िकल्टी होती है। और उन्होंने जब कंपेयर किया, इन दोनों को हम ब्रोका एंड वर्निक एरिया कहते हैं, जब उन्होंने कंपेयर किया तो देखा ब्रोका में जो थे वो, अगर आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन है वो कोर्टेक्स का फ्रंटल लोब है। ये जो है आपको मालूम है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रंटल लोब है। तो ये जो कोर्टेक्स का फ्रंटल लोब है और ये मोटर से है। आप लोगों को मालूम है ब्रेन के जो पोर्शन है दो तरह के होते हैं, सेंसरी और मोटर। मोटर मीन्स जो हमने ग्रहण किया है उसका रिप्लाई करना, उसे हम मोटर कहते हैं। तो जो मोटर है ये मोटर एरिया है और ये कंट्रोल करता है नेक मसल्स और लैरिंक्स को, इसलिए ये समझता सही है और वर्ड्स जो यूज़ करता है वो बिल्कुल सही होते हैं, परंतु क्योंकि ये नेक मसल को कंट्रोल करता है और इस ब्रोका जो है ये फेल है, तो नेक मसल और लैरिंक्स जो है उस वर्ड को प्रोनाउंस सही नहीं कर पाती, इसलिए जो स्लरिंग आती है स्पीच में वो आती है, आप समझ नहीं सकते हो। लेकिन ये टॉक सेंसिबली, मतलब जब बोलते हैं वो वर्ड सेंसिबल होता है। और इसको याद करने के लिए कुछ उसमें मैंने देखा तो उसमें लिखा था बैड मदर फकर। ध्यान रखिए, वैसे मदर कोई बैड नहीं होती, बट अगर आप समान वाले वर्ड यूज़ करते हैं तो वो आप भूल सकते हैं। बैड मदर में बी मीन्स ब्रोका, एम फॉर मोटर, एफ फॉर फ्रंटल लोब ऑफ कोर्टेक्स। तो आप समझ गए होंगे, ब्रोका फ्रंटल लोब का वो पार्ट है जो कि लैरिंक्स और नेक मसल्स को कंट्रोल करता है और इससे स्पीच में स्लरिंग आती है, लेकिन वो पेशेंट सेंसिबली या वर्ड्स का यूज़ क्लियर करता है। जबकि अगर हम वर्निक बात करें तो वर्निक जो है, अगर आप देखेंगे तो वर्निक जो है वो टेम्पोरल एरिया में है, पीछे की तरफ है। ये कोर्टेक्स के टेम्पोरल एरिया को शो करता है और ये सेंसरी है। ये स्पीच टॉक क्लियरली, इसकी आवाज़ में स्लरिंग नहीं है, मीन्स बोलता साफ है, लेकिन स्पीच जो है वो आर्टिकुलेटेड नहीं है, शब्दों का चयन इसका सही नहीं है, इसलिए हम कहते हैं वर्ड सैलड। मीन्स W फॉर वर्निक, S फॉर सेंसरी और S फॉर ही स्पीच विल नॉट बी आर्टिकुलेटेड। तो ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है एरिया ऑफ स्पीच, और ब्रोका और वर्निक एरिया दोनों में आप डिफरेंस भी समझ गए होंगे। और ये जो मालूम चला वो हमारा न्यूरो एनाटॉमिक मेथड या लेजर मेथड से मालूम चला। यहाँ पे है मंकी, देख सकते हैं। इस मंकी को हमने 3 तरह के डिफरेंट शेप के ब्लॉक्स दिए और चेक किया गया रिसस मंकी में कि कौन सा जो पार्ट है वो इस शेप और साइज को रिकॉग्नाइज करता है। तो हमने देखा कि जब हम विजुअल कोर्टेक्स पार्ट हटा देते हैं इसका, तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता वेरियस शेप्स में। इसी तरह टोर्ट्स का देखा गया,
उनका जो कैचिंग जो मेथड था, जो जिससे वो कैच करते थे, वो ऑप्टिक टेक्टम पार्ट था, जो कि उसको प्रे कैच करने के लिए ट्रिगर करता था। और जो टीपी रीजन था वो उसके अवॉइडेंस, किसी जैसे सांप को देखकर अपने आप को अवॉइड करे, अवॉइडेंस बिहेवियर को सपोर्ट करता था। ये सब भी एबिलेशन मेथड से मालूम चला। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया लेस्ले ने। इसने बिहेवियर को जानने के लिए, आप ये ब्लू ब्लू वाले देख रहे हैं, ये कट लगाए, नॉनली कट लगाए, और इन कट से जहाँ जहाँ कट लिया उसके बाद ये इस टाइप की मेज़ होती हैं, इन मेज़ में एनिमल को रन किया और देखा कि वो क्या चीज़ रिकॉग्नाइज करता है, क्या चीज़ नहीं करता। और उसने मेज लर्निंग, ऑब्जेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, अवॉइडेंस लर्निंग, लीवर प्रेसिंग, इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और देखा कि जैसे जैसे वो कोटेक्स का, उसने क्या किया था, कोटेक्स के, आप यहाँ देख रहे हैं, कोटेक्स के छोटे छोटे पार्ट जो है वो रिमूव करते गए। और उन्होंने देखा कि ये जो रैट है वो मेज़ के ऊपर, इसमें उतनी ही जल्दी लर्निंग करता है या उतना ही लर्न कम करता है जितना कि उसमें से लेसन से पार्ट निकालते रहते हैं। जैसे जैसे पार्ट वो कोटेक्स में कट ज़्यादा लगाता गया, लर्निंग कम होती चली गई। तो उन्होंने कहा कि कोटेक्स जो है वो लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल है, मीन्स पूरे कोटेक्स का लर्निंग के मामले में इक्विपोटेंशियल है। जितना आप कम करते जाओगे उतना ही उसकी लर्निंग कम होती जाएगी। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसी तरह लेजन और कटिंग पे काम किया, और सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो था हाइपोथैलेमस पे बहुत काम किया गया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें, अगर आप देख रहे होंगे तो इसके अंदर वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है, आप सबसे नीचे देखेंगे वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है, और सब पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सटाइटी सेंटर। एक्चुअल में जो सटाइटी सेंटर है उसका मतलब ये होता है कि यहाँ से आपको पता चलता है कि आपका भूख जो थी वो ख़त्म हो गई और अब आपको खाना नहीं खाना है। ये जो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है ये आपको बताता है। अगर इसको हम लेज़र मेथड से कट कर दें या हटा दें तो देखा गया कि उस एक्सपेरिमेंट में रैट ने पता ही नहीं चला कि उसे कब अपने आप को रोकना है, इसलिए वो खाना खाता ही चले गया। और यही रिज़ल्ट है ओबेसिटी में। और बाद में ये देखा गया कि अगर खाना हटा दिया तो उसने अपने आप को भी काटना शुरू कर दिया। तो इस लेजर मेथड से मालूम चला कि वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस जो है वो सटाइटी सेंटर है और वो खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसी तरह अमाइगडला है, उसमें जब रिमूव किया गया तो मेल कैट ने देखा कि उसमें हाइपर सेक्सुअलिटी जो है वो रिड्यूस्ड हो गई। और इसी तरह हाइपर सेक्सुअलिटी जो है वो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई और एंटीरियर न्यूक्लियाई दोनों से डिपेंड करती है। अगर हम लेटरल हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, अगर इसको आप देखेंगे, लेटरल हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस जस्ट येलो कलर का है और ये ईटिंग को स्टिमुलेट करता है। अगर इसको रिमूव कर देते हैं तो वो भूखा होने के बावजूद भी रैट कुछ भी नहीं खाता और वो भूख से मर जाता है। तो ये जो दो इम्पोर्टेंट है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस जो सटाइटी सेंटर है और लेटरल न्यूक्लियस जो कि आपका ईटिंग को स्टिमुलेट करता है, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। खाली यही नहीं, हाइपोथैलेमस की ये सारे जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे खाने को
सेक्सुअल जो है बैलेंस को अगर हम देखें तो पैरावेंट्रिकुलर जो है वो रेगुलेट वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है। तो इनका एक अपना बड़ा रोल है और वो हमें उस बिहेवियर को करने को प्रेरित करता है। आप देख सकते हैं वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस सैटिस्फैक्टरी सेंटर है, लेटरल हाइपोथैलेमस फीडिंग सेंटर है, एंटीरियर वेंट्रोमीडियल सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। आजकल हम ऐसे कट नहीं लगाते, बल्कि हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। ये आप देख रखे हैं, ये एस्पिरेशन जो है वो मेथड के लिए है। इससे हम निडल से इन निडल्स को हम ब्रेन में होल करके डाल देते हैं और उससे जो पार्ट हमें चाहिए उसको रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि लेजन जो था वो बहुत क्रूड मेथड था। आजकल ये क्रायोप्रोब्स हो गए हैं, या हम लेजर बीम से ही उस पोर्शन को ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारे अब दूसरे मेथड है। क्रूड मेथड की जगह हम इस तरह वाले मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन मेथड वही है कि ब्रेन के एक पोर्शन को ख़त्म करके उसके बाद बिहेवियर में क्या चेंज आया उसको हम चेक करते हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट जो है वो हम पोर्शन लेंगे न्यूरो फिजियोलॉजिकल टेक्निक।